Evening students. Last class I discussed what is energy. ठीक है, work done and what is the relationship between energy and work done. Work done और energy के बीच में relationship क्या होता है बताए थे ना आपको लास्ट क्लास में. उसके यूनिट्स को भी बताए थे. एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है. दोनों का सेम यूनिट होता है, डिफरेंट कुछ नहीं है. क्यों? दोनों एक ही टाइप का टर्म है. ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो काम करना मुश्किल है, काम करना है तो एनर्जी चाहिए. दोनों दैट इज वाई बोथ हैव सेम यूनिट. ठीक है, आज हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. पहले यूनिट ऑफ एनर्जी. व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल. जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हम लोग एक चीज यहां पर बता सकते हैं, एक जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है. व्हाट इज कॉल्ड वन जूल ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जूल क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल. और जूल हम लोग को पता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, यहां पर बता रहा है a body is said to possess energy of 1 joule if it can do 1 joule of work or if 1 joule of work is done by it. ठीक है, अगर बॉडी 1 जूल वर्क करे, ठीक है, तो बोलते बॉडी हैज 1 जूल ऑफ एनर्जी. अगर वर्क डन 1 जूल होगा तो हम बोलेंगे बॉडी हैज 1 जूल ऑफ एनर्जी. समझ में आ गया? क्योंकि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी होगा तभी ना 1 जूल के बराबर वर्क करेंगे. इतना खाएंगे तभी ना उसी हिसाब से काम करेंगे. इतना खाओगे तो आई मीन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. जितनी एनर्जी उतना वर्क. तो अगर 1 जूल एनर्जी है बॉडी का तब तो 1 जूल वर्क परफॉर्म करेंगे. 1 जूल एनर्जी नहीं तो 1 जूल वर्क क्या परफॉर्म करेंगे. समझ में आ गया? बट एक्चुअली 1 जूल पर वर्क परफॉर्म कब होगा? जब हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दें, तब हम बोलेंगे हमने जो वर्क किया सर, हमने 1 जूल वर्क कर डाला. हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया सर और बॉडी को हमने 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया. तो कितना वर्क हमने किया? 1 जूल वर्क हमने परफॉर्म कर दिया. ठीक है, तो हम वो 1 जूल वर्क परफॉर्म करने के पहले हमारे अंदर कितनी एनर्जी थी? 1 जूल. समझ में आ गया? तभी हम उसको यूटिलाइज कर पाए. और भी ज्यादा थी बट हमने 1 जूल एनर्जी को यूटिलाइज किया. हमने 1 जूल एनर्जी को यूटिलाइज किया टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क डन. मेरी बात को समझना. क्लियर? इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत है? इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं. यस, यहां यस. हाँ, अगर आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और 2 न्यूटन फोर्स लगा के अगर आपने 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो आपने 2 जूल वर्क परफॉर्म किया. हाँ, कोई बात नहीं. अगर मान लो कि आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने 3 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो आपका, ठीक है, वो आपका वो 2 जूल या 3 जूल नहीं कहलाएगा फिर वो. ठीक है, तो वो सिंपल आप बोलोगे कि वर्क डन इक्वल टू 2 न्यूटन इंटू 3 मीटर, तो दैट इज 6 न्यूटन मीटर. और तो ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर, तो 6 जूल. हाँ, 6 जूल कह सकते हो. 6 जूल, यस, नो प्रॉब्लम. 6 जूल कह सकते हो. बात समझ में आ गया? हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो गया. हो गया ना 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट. तो 3 टू 6 न्यूटन मीटर. 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर, 6 इंटू 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल, यानी कि 6 जूल. कंसंट्रेट कर पा रहे हो? क्या बोला मैंने? अगर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो 20 जूल वर्क डन हमने किया. हाँ, मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई कर देना तो जूल. वो जूल, हाँ, उतनी जूल ऑफ एनर्जी, उतना जूल ऑफ एनर्जी था तो हमने वर्क डन परफॉर्म किया. कितना? 20 जूल, 30 जूल, जो भी होगा. समझ में आ गया? क्लियर?
तो वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, या तो वो रेस्ट के कंडीशन में हो या तो वो मोशन के कंडीशन में हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब बोलोगे सर रेस्ट के कंडीशन में जो होती है वो तो पोटेंशियल होती है, मोशन के कंडीशन में जो होती है वो तो काइनेटिक होती है, तो मैकेनिकल बोल रहे हैं सर। यहां पर हमने क्या कहा? हमने बोला बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है या तो रेस्ट में हो, रेस्ट के स्टेट में हो या तो मोशन के स्टेट में हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? अगर केवल बॉडी मोशन में है, अगर मोशन में है, तो इन दैट केस एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? अगर रेस्ट में है, किसी पोजीशन में है बॉडी, देन दैट केस एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? बट हम ये कह रहे हैं कि कभी रेस्ट में आता है, कभी मोशन में आता है, इन दैट केस बॉडी हैज मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? यानी कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी। ओनली रेस्ट में हो या किसी स्टेट में हो तो पोटेंशियल, अगर मोशन में केवल हो तो काइनेटिक। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? यानी हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि इट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या दूसरी तरह से बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी possessed by body due to its rest or motion is called मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, MECHANICAL। एक मिनट, एम ये वाला ए लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अरे इतना तो खुद सोचा जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी तो छोटी छोटी बात है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ना देखो, तो मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट, मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट, मैकेनिकल एनर्जी हैज टू पार्ट। मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब प्लीज कैमरा को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिखा रहा हूं। और पोटेंशियल एनर्जी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्ट इसलिए बनाए
कि आपको समझ में आएगा। हम एक एक टर्म एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम बता देंगे। हमने ये चार्ट बनाया आपके ही इजी के लिए। अब देखो, हमें बोला तो एनर्जी को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, पोटेंशियल, काइनेटिक। पोटेंशियल को मैंने फर्दर दो कैटेगरी में बांटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, हम अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, आर यू राइटिंग, लिख रहे हो? नाउ विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। देखो, अब आप लोग की कॉपी में लिखा हुआ है, सुनो, आप लोग की कॉपी में लिखा है, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था मैकेनिकल एनर्जी को। पहला पार्ट क्या था मैकेनिकल एनर्जी का? फर्स्ट वाज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या था? एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोजीशन, यानी कि किसी पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, या पोजीशन क्या होता है, समझा दीजिए। देखो, मान लो ये मेरा, ये क्या है, ये क्या है, मार्कर है ना। अब हमने क्या किया, ये मेरे हैंड में है ना, हैंड में है, तो इसका हैंड के रेस्पेक्ट में, याद रखना, हैंड के रेस्पेक्ट में, मेरे हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हमने क्या किया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने नहीं बताया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। क्यों? अगर मैं ये हटा दूं अभी भी हाथ, तो ये नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे हैंड के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब इसको हमने ऐसे उठा दिया किसी सर्टेन हाइट पर, तो हमने क्या किया, हमने इस पर वर्क डन किया, हमने इस पर काम किया, वर्क डन किया। क्या किया? हमने फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन किया हमने। तो अब जो हमने वर्क डन इस पर किया, वो इसके अंदर जाकर के, इसके अंदर वर्क डन किस फॉर्म में जाके स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। समझ में आ गया? हमारा वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब छोड़ेंगे तो गिरेगा, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो हमने वर्क डन किया, क्यों, कैसे किया सर? हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमने वर्क डन किया, इसके अंदर किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? यस सर। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये पोजीशन है ना, ये तो सर्टेन पोजीशन है ना। तो अब इसके अंदर जो है वो दैट पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा, जब हम मान लो कोई इलास्टिक मटेरियल को खींचते हैं, जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग, नो सर। सर रबर, रबर बोल सकते हो, स्प्रिंग बोल सकते हो। नो सर क्यों? साहिल क्या बोले? वाई नो सर? बोलो ना जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम। मेरी रेस्पॉन्स, दैट इज ऑल्सो इलास्टिक। सुनो, कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, लिसन, अब कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, क्या इलास्टिक वही होता है? अंडरवेयर नहीं होता? टिक 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 होता है ना। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इलास्टिक मटेरियल, कोई भी इलास्टिक मटेरियल लो, उसको क्या करेंगे हम लोग? स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे। अब उसके अंदर जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गिव मी, देखो, ये देखो, ये अभी तक इसके अंदर में कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो, फोर्स लगाया, एनर्जी क्या होता? वर्क डन, एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब मैं छोड़ूंगा तो ये अपना शेप को रीगेन कर लेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस, तो ये किस में होता है? किसी भी इलास्टिक मटेरियल में होता है, ठीक है। हो सकता है वो स्प्रिंग हो सकता है रबर बैंड हो, और मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स जहां इलास्टिक पोटेंशियल। क्लियर?
समझ में आ गया इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एनर्जी 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 possessed by possessed by body due to its position or configuration is called potential energy। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगर मैं इसके टाइप्स की, अभी मैंने टाइप्स का बात बोला, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोले थे। ठीक है, इसमें हमने लिखा था पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लिखोगे इफ वी रेज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी से रिलेटेड है। हाँ, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, अंडर या अगेंस्ट the influence of gravity g up to a certain height h, then gravitational potential energy equal to m into g into h। ठीक है, mgh कितना यूनिट। समझ में आ गया। अगर हम किसी बॉडी को जिसका मास m है उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में रेस करते हैं किस हाइट तक, अप टू अ सर्टेन हाइट h, तब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका वैल्यू होगा mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, g इज द ग्रेविटी हमने उसको भी मेंशन कर दिया है, और h हाइट हमने उसको भी मेंशन कर दिया है। तो हमने इस तीनों को मेंशन कर दिया है। अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो गॉट इट, समझ में आ गया। यस सर। मेरा आप ही रखिए। ओके, मैं उठा के ठीक है, मिटा दूं, हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम लोग किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो हम उस पर जो वर्क डन करते हैं ना वो स्टोर्ड होता है उसमें। हमने दबाया या खींचा तो हमने वर्क डन किया ना, वो उसके अंदर स्टोर होता है किसी एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग को हम खींचेंगे या स्ट्रेच ये करेंगे तो रबर बैंड को भी, कोई भी इलास्टिक मटेरियल, एनी इलास्टिक मटेरियल। ओके, ठीक है, हाँ, सिर्फ खिचड़ी वाला। आके समझना क्या चाहते हो ये बताओ, कुछ और तो नहीं है। इसलिए नहीं लगता सर
अरे तुम कुछ भी करो, तुम खींचो, प्रेस करो, दबाओ, कुछ भी करो, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग कंप्रेस करेंगे, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करो। सर खींचने से साइज और शेप बढ़ता है क्या? हाँ छोड़ो छोड़ो, अब वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। पहले देखो ये समझ में आ गया ना, आगे जा रहे हैं। देखो यार नेक्स्ट सम अदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ दूसरे एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का। देखो इधर नेक्स्ट कुछ और फॉर्म्स है एनर्जी का, ठीक है क्लियर। तो कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या क्या है यहाँ देखो, हमने अभी बताया। दूसरा फॉर्म क्या है, बैठो बैठो, दूसरा फॉर्म क्या है, हमने बताया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया ना, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने दे दिया। यस सर। अच्छा और एक बात, काइनेटिक एनर्जी को हमने बताया, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बता दूं इसके बाद, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी possessed by body due to its motion, ठीक है, is called kinetic energy। हमने ये काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन दिया, अब हम उसका एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग, ये बॉडी है, किसी बॉडी का मास है जिसको हमने m ले लिया, इज मूविंग विथ a velocity v, then kinetic energy of body equal to half m into v square यूनिट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा जब कोई बॉडी जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव करे, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है क्लियर। सर मास ग्रेविटी हाइट ऑफ द बॉडी। देखो mgh होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखो हमने बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया, नहीं ध्यान दे रहे हो, हमने बॉडी को एक सर्टेन हाइट तक उठाया, तो जब हमने किसी बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकते हैं, पहला मैं जितनी हाइट तक उठाऊंगा उसमें इतना गेन होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पर डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी पर नहीं। क्या मतलब है, अगर आप काफी वेलोसिटी से भी यहां ले गए तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगा, नहीं। आप डिपेंड करेगा आप कितनी हाइट तक उठाए उस पर डिपेंड करेगा, पहला नंबर। दूसरा डिपेंड करेगा बॉडी का मास कितना है, और थर्ड बात है ग्रेविटी। बट ग्रेविटी तो हम लोग जी अर्थ पे कांस्टेंट ही लेते हैं, इसीलिए हम ग्रेविटी का जनरली बात नहीं करते। ऐसे ग्रेविटी पर भी डिपेंड होता है, पर ग्रेविटी तो हम बदल नहीं सकते ना। समझ में आ गया। क्या मास चेंज कर सकते हैं, क्या मास चेंज कर सकते हैं, बॉडी का मास चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। मास कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है।
पर हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ अटैच करके, स्टिच करके, बांध करके हम उसके टोटल बॉडी का मास बढ़ा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल किसी बॉडी का मास नहीं चेंज किया जा सकता, है ना। तो अगर हमने दो बॉडी को अटैच भी कर दिया और फिर उसको हाइट तक उठाया तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, इस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा। क्लियर? कंटिन्यू है वीडियो, पॉज है, लो, ओके, चल रहा है तो ठीक है। नाउ सुनो, आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अच्छा, मैं अभी एक काम करता हूं, अभी अबाउट टू सुनो, हम लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं आप लोगों को, बनाओ तो काइनेटिक एनर्जी निकालो बॉडी का, मैं देता हूं आपका। सपोज करो आप बॉडी है, इसका मास है 200 ग्राम, ठीक है। मास क्या है? 200 ग्राम, ठीक है। उसको हमने किसी सर्टेन हाइट पर उठाया, सपोज करो 10 मीटर पर उठाया हमने, तो डिस्टेंस ठीक है। 10 मीटर एक बॉडी है, मान लो यहाँ पर बॉडी है, इसका मास है 200 ग्राम। हमने क्या किया, इस बॉडी को सर्टेन हाइट तक उठाया। कितनी हाइट तक उठाया? 10 मीटर उठाया। तो यहां जाकर के बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ तो। चलो मैंने सब टाइम दिया थोड़ा आप लोगों को, बताओ। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, मास ऑफ द बॉडी इज 200 ग्राम। मैंने बॉडी को 10 मीटर उठाया ऊपर, इस जगह पर जाके व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? 20,000 जूल। अब मैं चेक कर लेता हूं, 20,000 जूल पक्का? आर यू श्योर? आप श्योर हो ना 20,000 जूल? चलो हम क्या कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन क्या है, mgh, यही होगा। मास क्या कितना है? 200 ग्राम। हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करेंगे, 9.8 को हम लोग 10 पकड़ लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या है? 10 मीटर। अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल इसके साथ, 2 जीरोस खत्म हो गया, कैंसिल। देखो 2 जीरो कैंसिल विद दिस 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल विद दिस 1 जीरो, तो 20 जूल। अभी क्या आ रहा था? 2000 जूल। तो भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, दैट विल बी द सेम। आप देख लो, एक बार चेक कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जल्दी में बोल दिया, बट देखो कहाँ मिस्टेक हो गया, हमने मास को नहीं बदला। मतलब यूनिट को बदलना पड़ेगा ना, या ग्राम को केजी में लाना पड़ेगा ना, बिकॉज हमको तो जूल लिखना है, ऐसा यूनिट। या तो आप ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करोगे या तो सीजीएस में एक्सप्रेस करोगे। अगर आप बोलोगे सर ठीक है हमको यहाँ केजी में नहीं बदलना, नहीं बदलो, आप इसको बदल लो ना, मीटर को बदल लो। तब आपको मीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, तभी ना आप सीजीएस में डालोगे। और सीजीएस में आप डालोगे तो कौन क्या होगा, जूल के बदले क्या लिखोगे? सीजीएस में डालोगे तो अर्ग लिखोगे, ठीक है। पर अगर मैं आपको यही बोलूं यहां पर इसको अर्ग में कन्वर्ट करो, व्हाट विल बी दैट? 20 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, क्या होगा यहाँ पर? यस, यानी कि अगर हमको अर्ग में इसको कन्वर्ट करना है इसी को, तो 20 जूल है, और हमको पता है कि 1 जूल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना अर्ग हो जाएगा। समझ गए? यानी कि हमको अगर जूल को, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जूल को अर्ग में करना है, तो विल मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। 10 टू द पावर 7 है ना। हाँ, आगे इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर 8
ऐसे लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आपको बोल रहे हो कि सर ऐसे नहीं लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 इंटू 10⁹, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कॉपी हाँ लिख सकते हो ना, 20 इंटू 10⁷ पहले से ही लिखा हुआ है। हाँ लिखा ही तो, देखो तुम लिखा ही हुआ, ठीक है। आई एम गिविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बनाओ तो मैं देता हूँ अगला क्वेश्चन। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you, थैंक sir. यू। Sir,